माइंड इज योर बिलीव्स, थॉट, परसेप्शन, थिंकिंग। मेंटल हेल्थ पे इतना जाओ तो लोग इतना थोड़ा वो है इसके अराउंड स्टिग्मा कि अरे ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता है ये वो। सो हाँ, वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि अब बहुत सारे केस हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत का हो गया तो लोगों को पता चला कि हम्म। हाँ डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है, हाँ। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कोई चीज होती है। मैथ सॉल्व करना या हम्म। मैथ्स करना और नई लैंग्वेज सीखना दोनों इक्वल होते हैं। हम्म। ब्रेन के वही पार्ट इफेक्ट होते हैं मैथ्स को करते वक्त और एक नई लैंग्वेज सीखते वक्त, क्योंकि हम वर्ड्स में नहीं सोचते, हम पिक्चर्स में हाँ, सोचते हैं। पिक्चर्स में सोचते एग्जैक्टली। ठीक है, बुक वर्ड्स में होती है। हम्म। जब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो हम उन लिखी हुई चीजों को स्ट्रक्चर देने पे जोर डालता है हमारा दिमाग, हम्म। कि जो लिखा है अब मैं उसे स्ट्रक्चर दूंगा, क्योंकि मैं वर्ड में तो सोच नहीं सकता। Confidence Point. Welcome back, guys, to yet another episode of Confidence Point podcast. And today we have with us Ayush. And today Ayush is going to talk about a very interesting topic. It's psychology. मतलब ये चीज है कि हम बहुत सारे बार बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं कि द थिंग्स दैट वी डू, उस चीज को करने के पीछे हमारी साइकोलॉजी क्या रहती है। वाई डू वी डू थिंग्स व्हाट वी डू, तो क्या रीजन होता है उसके पीछे, क्या साइकोलॉजी होती है। तो इन सब चीजों को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम इस एपिसोड में। सो वी हैव आयुष विद अस। आयुष, वेलकम टू कॉन्फिडेंस पॉइंट। Thank you, Nakul. And myself, Ayush. Currently, I'm pursuing clinical psychology from MIT. So yeah, that's all my introduction. And I make podcasts apart from this, and my YouTube channel is there. You can check out that. Definitely, I'll mention all the links of your Spotify podcast and your YouTube channel in the description. So Ayush, let's directly jump to the topic. Yeah. सो मेरा पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि हमारे लिसनर्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाइए कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है। See, बहुत ही सिंपल और एक वर्ड में अगर मैं समझाऊं, द स्टडी ऑफ योर माइंड एंड बिहेवियर। अब व्हाट इज माइंड? माइंड कुछ ऐसा नहीं होता कि जैसे ब्रेन है उसकी कुछ फिजिकल लोकेशन है। माइंड इज योर बिलीव्स, थॉट, परसेप्शन, थिंकिंग। दुनिया को लेके क्या है, आपके बिलीव्स कैसे हैं, आप कैसे देखते हो चीजों को, और उससे आपके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आते हैं। इन सब की स्टडी को बेसिकली साइकोलॉजी कवर करती है। तो ओके। दैट इज इट फॉर साइकोलॉजी इन सिंपल टर्म्स। तो हमारा जो माइंड है और वो कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशंस में, राइट। तुम्हारा माइंड तुम्हें कैसे बिहेव करवाता है, हम्म। और तुम्हारा माइंड कैसे बिहेव करवाएगा वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि तुम्हारी थिंकिंग कैसी है। तो आपके माइंड की थिंकिंग, थॉट्स, आपके परसेप्शन, तुम्हारे बिलीव्स कैसे हैं, उस हम्म। हिसाब से तुम, जैसे कि अगर किसी का बिलीव है, मान के चलो कोई बिलीव करता है भूतों में। हम्म। अब एक बंदा जो बिलीव करता है भूतों में, एक बंदा कहता है वो नहीं करता बिलीव भूतों में, हम्म। दोनों अंधेरे में जाते हैं, दोनों के बिहेवियर अलग अलग हों। डेफिनेटली। हो सकता है जिसका बिलीव भूत में हो वो डरे, हो सकता है जिसके हम्म। बिलीव भूत में नहीं हो वो ना डरे। हम्म। ऐसी सेम अगर मैं भगवान पे बोलूंगा तो जिसका बिलीव भगवान में होगा वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। हो हम्म। सकता है वो हर ट्यूसडे को मंदिर जाए, लेकिन हम्म। जिसका बिलीव भगवान में नहीं है वो नहीं जाए। तो माइंड बहुत ही इंटीग्रली काम करता है तुम्हारे बिहेवियर के साथ, तुम दुनिया हम्म। को कैसे फेस करने वाले हो और कैसे बिहेव करने वाले, इन सब की स्टडीज पूरी साइकोलॉजी में होती है। हम्म। तो मैं एक स्टेप इसमें और डीपर जाना चाहूंगा कि आपने बताया कि जिस हिसाब से और जिस प्रकार से हमारा थिंकिंग होता है उस प्रकार से हम बिहेव करते हैं। तो मैं हम्म। एक स्टेप डीपर जाकर आपसे पूछना चाहूंगा कि ये थिंकिंग और ये बिलीफ्स मतलब बनते कब है और कैसे बनते हैं। कि आज मेरा या ये आपका कुछ सिंपल थिंकिंग प्रोसेस है तो वो कैसे फॉर्म होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीजें देखते हो, क्या पढ़ते हो, कैसे सराउंडिंग। लोगों में बैठते हो, आपकी सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपके हम्म। घर में कैसा माहौल रहा है, आपके सराउंडिंग में लोग कैसे, ये सारी चीजें आपके बिलीव्स, आपके थिंकिंग, आपके थॉट्स बनाती है। जैसे कि अगर कोई बंदा है वो बहुत क्राइम रिलेटेड मूवीज देखता है, हम्म। और कोई बंदा बहुत हॉरर मूवीज देखता है, अगर तुम उन दोनों से बात करोगे तो उनका दुनिया का देखने का नजरिया अलग होगा। जो बहुत हम्म। क्राइम रिलेटेड मूवी देखता है, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा शक करे लोगों पे। जो बहुत ज्यादा हम्म। क्राइम पेट्रोल देखता है वो बहुत ज्यादा शक करे लोगों पे, हो सकता है। और हम्म। हो सकता है जो बंदा हॉरर मूवीज देखता हो, वो किसी अबंडेंट प्लेस को जाके बोले कि अरे यहाँ पे भूत हो सकता है क्योंकि मैंने ऐसा मूवी में देखा था। सो हम्म। हम जैसी चीजें देखते हैं, हम जैसी चीजें देखते हुए बड़े होते हैं, हम्म। हमारी सराउंडिंग कैसी होती है, और हम कैसी चीजें पढ़ते हैं, सब डिपेंड करता है। ये सब चीजें हमारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस फॉर्म करती है, और हम्म। वही फिर हमारे बिहेवियर में आके दिखने लगती है। हम्म।
करेक्ट। तो आयुष, आपने बताया कि आप अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, राइट? या एमईटी से। हाँ, तो मतलब हमें ये समझाइए कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स में होता क्या है, आप वहाँ पे क्या पढ़ते हैं? और उससे भी पहले मेरा ये क्वेश्चन है, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, कि आपने कब सोचा कि आई विल परस्यू साइकोलॉजी? अच्छा, पहले मैं मेडिकल लाइन में था, अच्छा। ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैं 3-4 साल। लेकिन और चीजों को देखते देखते पढ़ते पढ़ते तो इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है किसी भी चीज को हम्म। जानने की। जैसे किसी को जानना है कि स्पेस में क्या है, अब वो हाँ। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने लगा, वो ग्रेविटी पढ़ने लगा। हम्म। तो जैसे कि तुमने इंट्रोडक्शन दिया था शुरू में साइकोलॉजी का, हम्म। कि वाई वी डू व्हाट वी डू, यस। मेरे अंदर एक ये वाली क्यूरियोसिटी थी कि ये हम यही क्यों कर रहे हैं, हम यही क्यों हम्म। सोच रहे हैं। हम्म। सो मैंने प्रोफेशनली पढ़ना शुरू नहीं किया, ऐसी हम्म। फोन वगैरह पे पढ़ लिया, कोई बुक्स डाउनलोड कर ली, हम्म। लेक्चर सुन लिए ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे। तो मुझे लगा कि हाँ इट्स माय थिंग, तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में आया। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस ऐसे होता है, साइकोलॉजी मैंने बता दिया क्या होती है। हम्म। क्लिनिकल एस्पेक्ट साइकोलॉजी का मीन्स कि आपकी साइकोलॉजी में कोई दिक्कत आ जाना, कोई हम्म। डिप्रेशन में आ गया, किसी को एंजाइटी हो रही है अननेसेसरी की। एंजाइटी बहुत नॉर्मल चीज है। मीन्स अगर तुम जंगल में जाते हो, तुम्हारे सामने शेर आ जाता है, तो तुम घबराओगे ही ना, वो हम्म। नेचुरल फॉर्म में। लेकिन अगर यही चीज एक नॉर्मल सेटिंग में होने लगे इंसान के आने पे, यही चीज होने लगे सिर्फ अंधेरा हो जाने पे, तो हम्म। ये है कि एबनॉर्मलिटी। तो अगर तुम्हारी साइकोलॉजी में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको डिप्रेशन हम्म। है, हम्म। ठीक है, ये सब चीजों का क्योर बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता है, जिसमें आपको थेरेपीज दी जाती है। तब तुम्हें पढ़ाया जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है और इनको ठीक कैसे करा जाए। यहाँ पे हम्म। बहुत लोगों का रोल आ जाता है, जैसे कि मैं थेरेपी दे पाऊंगा अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगले 5 साल में बन जाऊंगा जब, तो हम्म। और साइक्रेटिस्ट जो होगा वो उसकी मेडिसिन देगा। ओके। तो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी का ये रोल है। हम्म। और अभी तो इस पे बहुत स्टिग्मा भी है ना, कि लोग इन चीजों पे इतना वो नहीं करते। मेंटल हेल्थ पे इतना जाओ तो लोग इतना थोड़ा वो है इसके अराउंड स्टिग्मा के, अरे ऐसा कुछ हाँ। नहीं होता है ये वो। सो हाँ, वो धीरे धीरे ओवरकम हो रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। क्योंकि अब बहुत सारे केस हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे लास्ट ईयर सुशांत सिंह राजपूत का हो गया, तो लोगों को पता चला कि हम्म। हाँ डिप्रेशन जैसी कोई चीज होती है, हाँ। बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी कोई चीज होती है। तो धीरे धीरे अभी हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. और जो आपने मतलब क्यूरियोसिटी से अपना पॉइंट स्टार्ट किया था कि यू बिकेम क्यूरियस अबाउट दिस थिंग एंड देन यू डिसाइडेड टू परस्यू इट। तो मेरा भी मतलब ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का रीजन बेसिकली क्यूरियोसिटी ही था। आई जस्ट गॉट क्यूरियस अबाउट रैंडम टॉपिक्स। तो मैं ये सोचता था कि अगर बहुत सारी बुक है, जैसे अगर मैं साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो गया या फिर मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो गया, तो अब सब चीज के बारे में तो मैं इतनी सारी बुक्स तो नहीं पढ़ सकता। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मतलब जो लोग इस फील्ड में है या फिर इस इंडस्ट्री में है, आई विल टॉक टू देम। और फिर मतलब क्यों ना, अगर मैं उनसे बात कर ही रहा हूँ, मैं अपनी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई कर ही रहा हूँ, तो व्हाई नॉट कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे। तो आई डिसाइडेड टू पुट इट ऑन इंटरनेट सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। ये तरीका ना बहुत अच्छा है। ये मैं बहुत लोगों से कहता था कि तुम हर किसी चीज की बुक नहीं पढ़ सकते, हाँ। इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। तो भी जेन्युइनली बताऊं तो आप एक बहुत कम समय में बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते हो। अगर हम्म। तुम्हें फिलोसफी की नॉलेज भी चाहिए, तुम्हें मेडिकल भी जानना है, तुम्हें ये भी जानना है वो भी जानना है, तो सबसे बढ़िया उस रिलेटेड उस डोमेन से पैशनेट रिलेटेड लोगों को, जो डोमेन में हाँ। पैशनेट है, कोई साइकोलॉजी में पैशनेट, उन्हें अपने दोस्त बना लो, उनसे बात करो, तो तुम्हें बहुत कुछ पता हाँ। लगने लगेगा, कि जो कि किसी को तब पता चले जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज या उसकी डिग्री परस्यू करेगा। तो ये हाँ। बहुत अच्छा तरीका है। और क्यूरियोसिटी को फीड करना तुम्हें पता लग जाता है, तुम बोर नहीं होते। अगर हाँ। तुम अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ रहे हो ना, तो तुम बोर नहीं होगे उस चीज। क्योंकि जब मैंने आपके इंस्टा पे देखा कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपने लिखा है, तब आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म कि व्हाट इज इट। तो हाँ मेरे को जेन्युइनली क्यूरियोसिटी हुई, देन आई पिंग्ड यू एंड वी डिसाइडेड टू डू द सेशन। या तो मतलब आपने एंजाइटी डिप्रेशन की बात की बीच में, तो आपके पॉडकास्ट का एक मैंने टॉपिक देखा था जिसका टाइटल था कि स्ट्रेंज सोर्स ऑफ स्ट्रेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। स्ट्रेंज सोर्स ऑफ स्ट्रेस। या तो मतलब इसमें आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर थ्रो मैं सम बताता लाइट हूँ। ऑन दैट? एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो। हम्म। आप कोई मूवी देख रहे हो, लेजर से वो कोई क्राइम की मूवी है, अब आपको उसमें थ्रिल क्यों आ रहा है? आपको क्राइम की मूवी देखते वक्त मजा क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि ना आपकी धड़कनें तेज हो रही है कि यार वो ना मर्डर करने जा रहा है। हम्म। सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तुम ले रहे हो जितना वो ले रहा है, सिर्फ देखने से। हाँ। अब अब इसको मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज आप घर में हो, आपके बॉस का ईमेल आता है
कि ऐसा ऐसा काम करना है। अब आपको स्ट्रेस हुआ नहीं हुआ कि आप बाहर गए, क्या आपने कोई जंग लड़ ली, या आपने कोई, या आपके कोई पीछे कुत्ता पीछे बढ़ गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वो काइंड ऑफ स्ट्रेस आपने एक्सपीरियंस करा। यस। जब बॉडी एक कांस्टेंट स्ट्रेस में रहती है ना, तो वो साइड इफेक्ट्स दिखाने लगती है, जैसे अननेसेसरी आपको थका थका फील होना, उल्टे सीधे थॉट्स आना, ये सब स्ट्रेस है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है जब एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेस कंटिन्यूसली रहता है। एग्जैक्टली। सो अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली 8 घंटे एक वेब सीरीज देखता है, कंप्लीट करता है, और वो कंटिन्यूसली अपने आप को एक स्ट्रेस में रख रहा है कंटिन्यूसली 8 घंटे तक या 7-8 घंटे तक, तो इट इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल स्ट्रेस, जो कि उसे तब मिलता जब वो एक्चुअली या तो ये कर रहा होता या फिर वो कहीं बाहर गया होता और कुछ ऐसा एडवेंचरस कर रहा होता, वो उसे घर बैठे बैठे मिल गया, और वो ऐसा स्ट्रेस डेली बेसिस पे फेस कर रहा है, तो वो उसकी लाइफ पे इनडायरेक्टली एडवर्स इफेक्ट डालता है, जो कि हमें पता लगता है कि मैं ओवर थिंक क्यों करता हूँ, अरे मुझे थका थका क्यों फील होता है जबकि मैंने तो नींद पूरी ले ली। ये सब चीजें जो आती हैं जिनकी अनएक्सप्लेन्ड तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं होते, वो डिपेंड करता है कि आपकी डेली रूटीन है क्या। अच्छा, तुम देखोगे कि कुछ कुछ लोगों का ऐसा रूटीन होता है, तो ये तुम्हारा ऐसा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, लोगों को पता नहीं होता कि अच्छा ये भी रीजन हो सकता है मेरे स्ट्रेस का। तो उस पॉडकास्ट में मैंने पूरी ये बात करी, हालांकि 4-5-6 मिनट का पॉडकास्ट है, उसमें मैंने और डिटेल में समझाया। सो बेसिकली मतलब लाइफस्टाइल उनकी ऐसी होती है, मतलब इन शॉर्ट बी अवेयर ऑफ द कंटेंट दैट यू कंज्यूम। 100%। तो अब ये हमें बताइए, क्योंकि ये भी मैंने आपके चैनल पर ही कहीं पे देखा था कि यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग लगा था कि डिसीजंस तो हम सबको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है लाइफ में, डेली बेसिस पे भी हम डिसीजंस लेते हैं। तो मतलब इसके पीछे का यू आर टॉकिंग अबाउट सम न्यूरो साइंस। तो ये समझाइए कि पहले तो न्यूरो साइंस टर्म समझाइए कि न्यूरो साइंस का मतलब क्या होता है, और फिर न्यूरो साइंस बेसिकली न्यूरो टर्म आया न्यूरॉन से। ओके। न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, बॉडी में भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास करते हैं कि ये मैंने हाथ उठाया तो ये मेरे ब्रेन ने यहाँ पे करंट दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पास करे कि मैं अब ऐसे हाथ उठा पाऊँ। तो बेसिकली जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ वो मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ब्रेन ही डिसीजन मेकिंग में भी कंट्रीब्यूट करेगा जो आप डिसीजन लेते हो। ब्रेन के कुछ पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फ्रंटल। यस। ठीक है, फ्रंटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन मेकिंग में, अगर वो डिसीजन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, और थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स यानी कि अगर मैं यहाँ से पेन उठा के भी रख रहा हूँ तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अच्छा। क्योंकि एक एनिमल तो नहीं रख पाएगा ना ये। वो सिंपल डिसीजन होगा कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा लेता हूँ, खाना पड़ा हुआ है, कुछ भी खा रहा है, जैसे कि एक डॉग है या कोई ऐसा एनिमल है। वो होते हैं नॉर्मल डिसीजन लाइफ के, बहुत ही बेसिक डिसीजन, लेकिन थोड़े से भी कॉम्प्लेक्सिटी अटैच हो ना, यानी कि फ्रंटल लोब का वहाँ पे काम है। फ्रंटल लोब में बहुत सारे पार्ट, अब डिसीजन मेकिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। देखो, सेंसरी इनपुट्स में क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मेरे पुराने क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन लूंगा ब्रेन में, ब्रेन उन्हें प्रोसेस करेगा और फिर मैं एक डिसीजन लूंगा। मींस अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है, जैसे तुमने बोला कि यार आयुष मुझे पेन दिखाओ कैमरे में, मैंने पेन दिखाया, तो पेन दिखाने के लिए पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पेन है, ये हो गई इंफॉर्मेशन। फिर अगर तुमने बोला कि आयुष ब्लू पेन उठाओ, तो ब्लू पेन उठाने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये ब्लू लिखता है और ये इससे मेरी कोई पास्ट मेमोरी अटैच होनी चाहिए कि हाँ ये ब्लू पेन है। हाँ। ये हो गई इंफॉर्मेशन। अब मैंने तुम्हारी बात सुनी भी, तो हियरिंग, ये हो गई मेरे सेंसेस, मैंने तुम्हें देखा भी, साइट्स, ये मेरे सेंसेस हो गए। ये सारी इंफॉर्मेशन लेके मैंने सुना, मैंने सोचा कि हाँ यार नकुल ने मेरे से बोला पेन उठाने के लिए, अब मैंने डिसीजन लिया, पेन उठा लिया। तो 3 स्टेप हो गए, सुनना, देखना, समझना, और तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे इंफॉर्मेशन, तुम्हारे परसेप्शन, ये सब आएंगे तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारा ब्रेन इन्हें प्रोसेस करेगा, समझेगा, फिर तुम एक डिसीजन लोगे। अब ब्रेन के फ्रंटल लोब में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल फ्रंटल लोब, सिग्नेटल फ्रंटल लोब, इन सब के अलग अलग काम होते हैं। फिर डिसीजन कितने टाइप्स के होते हैं? डिसीजन 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और सोशल। पर्सनल डिसीजन के, आज मैं ये वाला चश्मा पहनूंगा, ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, आज मैं ब्लैक टी शर्ट पहन, इससे कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने लिए ऊपर कुछ भी कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल डिसीजन। सोशल डिसीजन के मेरे एक डिसीजन पे कोई एक और बंदा भी इन्वॉल्व हो रहा हो या वो अफेक्ट हो रहा हो, कि मैं अभी यहाँ से लीव दबा दूं और यहाँ से चला जाऊं, तो तुम अफेक्ट हो गए। बिल्कुल। तो ये होते हैं सोशल डिसीजन।
सोशल डिसीजन थोड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसमें सामने वाले को भी कंसिडर करना पड़ता है कि उसकी क्या फीलिंग है, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या परसेप्शन है। वहाँ पे एम्पैथी का काम आ जाता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग का ये है। बाकी पूरा फिर 6-7 मिनट का पॉडकास्ट, वो वीडियो है इसके तो यूट्यूब पे, तो वो आप सब लोग देख भी सकते हो। डिसीजन कब लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं, बहुत से लोग इनडिसिसिव होते हैं कि ना, फिर वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बैठ के कि मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, और अब मैं उससे सोच रहा हूँ बैठ के कि यार क्या करना है, ये है वो है। हाँ, ये चीज मैंने तब नोटिस की है जब हम्म, व्हेन यू गो विथ योर फ्रेंड्स एट ए रेस्टोरेंट और दे आर हम्म, नॉट एबल टू डिसाइड। कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा फिक्स रहता है, मैं मेन्यू देख के बताता हूँ अच्छा ये मंगवाएंगे। पर कुछ लोग yes, ऐसे होते हैं 10 मिनट का सिर्फ मेन्यू को देखते रहते हैं, यार समझ नहीं आ रहा है हाँ क्या ऑर्डर करूँ क्या ऑर्डर करूँ। हाँ, इनडिसिसिवनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि गलत डिसीजन ले लो, हम्म। लेकिन ये मत करो कि डिसीजन ले ही नहीं पा रहे। गलत हम्म। डिसीजन से क्या होगा? बेसिकली ये तो होगा कि गलत हो गया, तुम आगे हाँ। तो बढ़ गए लेकिन उस चीज से हम्म। गलत हो गया तो तुम सीख जाओगे कि अब ये डिसीजन दोबारा नहीं लेना। हम्म। लेकिन तुम आगे, अगर तुम नहीं ले रहे डिसीजन, तो तुम आगे भी नहीं बढ़ रहे, तुम वहीं खड़े हुए। हाँ एग्जैक्टली। इनडिसिसिवनेस बहुत प्रॉब्लम है। इनडिसिसिवनेस तुम्हारी ओवर थिंकिंग को भी ब्रीड करती है। तो मतलब ये वही वाली क्रोनोलॉजी आ जाती है कि हाउ यू बिकेम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड यू गेन एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ माय बैड डिसीजंस। तो इसके लिए क्या कोई साइकोलॉजिकली टिप्स है कि ऐसे जो लोग हैं जो मतलब कम इसका डिसीजन इसका लेते हैं। इसका सिर्फ एक यही रास्ता है कि तुम्हें सीखना होगा कि चीजें कभी कभी तुम्हें प्रॉब्लमेटिक आएंगी। लोग डिसीजन क्यों नहीं लेते? हम्म। क्यों नहीं लेते? कि यार गलत हो गया तो, हाँ गलत हो मतलब डर जाएगा है ना कोई, वहां पे। हाँ। ठीक है, अगर तुम डर को हटा दोगे तो तुम डिसीजन जल्दी ले लोगे। और ये चीज जो आपने बोली कि मतलब है ना डिसीजन ले लो, कि लोग डिसीजन इसलिए नहीं लेते बिकॉज दे फेस फियर। तो ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, आपने सुना हाँ, होगा बुक का नाम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो उसमें एक सेंटेंस जो मेरे को बहुत अरे बड़ी पसंद है, फेमस। हाँ, हाँ कि हाँ लुक हाँ फेस योर फियर और लुक डायरेक्टली इन द आई। मैं एग्जैक्ट सेंटेंस तो अभी भूल गया हूँ। हाँ, हाँ। ये मैं लोगों से बहुत कहता हूँ कि फेस योर फेयर। तो क्योंकि अब रीडिंग की बात निकल गई बुक्स और, तो मतलब आपके रीडिंग्स के बारे में क्या थॉट है? और क्या साइकोलॉजी में कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपको पता है कि रीडिंग करने से ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं, ऐसा कुछ भी? रीडिंग करने से ये होता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने बोला एप्पल, हम्म। तुम्हारे दिमाग में एक रेड कलर का एप्पल बना दो। हम्म। अगर मैं बोलता हूँ पिंक एलिफेंट, तो पिंक एलिफेंट भी आ गया होगा, जबकि एग्जिस्टेंस में नहीं है। हम्म। लेकिन क्या APPLE एप्पल लिखा आया? नहीं। हम्म। क्या PINK एलिफेंट लिखा आया? नहीं। क्योंकि हम वर्ड्स में नहीं सोचते, हम पिक्चर्स में हाँ सोचते हैं। पिक्चर्स में सोचते एग्जैक्टली। ठीक है, बुक वर्ड्स में होती है। हम्म। जब हम वर्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो हम उन लिखी हुई चीजों को स्ट्रक्चर देने पे जोर डालता है हमारा दिमाग, हम्म। कि जो लिखा है अब मैं उसे स्ट्रक्चर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वर्ड में तो सोच नहीं सकता। हम्म। तो रीडिंग किसी भी चीज को समझने का सबसे बहुत ही अच्छा तरीका है। फिर अगर मैं इसमें विजुअल भी डाल दूं, फिर मैं ऑडिटरी भी डाल दूं, वो हम्म। सब एक अलग चीज है। अब रीडिंग तुम्हें हेल्प कैसे करती है? क्योंकि रीडिंग में कंसंट्रेशन पावर बहुत चाहिए होती है। हम्म। अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे इतनी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए जितनी मुझे रीडिंग में चाहिए। तो हम्म। अगर आप रीडिंग करते हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी कंसंट्रेशन पावर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, हम्म। आप बैठना सीख रहे हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है, और पढ़ के समझना, हम्म। इसमें भी स्ट्रगल लगता है। ठीक है, हर लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी, हर लैंग्वेज हमारी ब्रेन में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैथ सॉल्व करना या हम्म। मैथ्स करना और नई लैंग्वेज सीखना, दोनों इक्वल होते हैं। हम्म। ब्रेन के वही पार्ट इफेक्ट होते हैं मैथ्स को करते वक्त और एक नई लैंग्वेज सीखते वक्त, हम्म। सेम पार्ट इफेक्ट होते हैं। तो रीडिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो आप, ये आप हम्म। कंसंट्रेट हो एक जगह पर, आप बैठे हो एक जगह पर, आप सीखते हो, सब पेशेंस सीखते हो आप एक बुक को हम्म। खत्म कर, कि अच्छा मैं तो ऐसा सोचता था बट ऐसा होता ही नहीं है। ओ, हम्म। ये भी कंसेप्ट है कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए, कि फेस आर फेयर, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें हमें तभी पता लगती है जब हम रीड करते हैं चीजों को। और सबसे अच्छा कंटेंट इस टाइम पे जो रीडिंग में है, वीडियो के फॉर्मेट में तो बहुत कम ही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम कोई क्लासेस वगैरह लो या अगर तुम यूट्यूब पे कोई अच्छे चैनल पे पहुंचा तो अलग बात है, वरना सबसे अच्छा कंटेंट जो है वो रीडिंग का ही है इस टाइम पे। तो रीडिंग हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी बुक पढ़ते हो सकता है आप कुछ ऐसी बुक पढ़ लो जो कि आपको कुछ फॉल्स बिलीव दे दे तुम्हारे अंदर। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो। और हम्म। मैं बुक रिकमेंडेशन में विश्वास नहीं रखता।
हाँ, सेम हियर। मेरा ये मानना है कि जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है तुम ढूंढो उस टाइप की बुक कौन सी हाँ और उन्हें पढ़ो। अगर मैं बोल दूंगा कि यार ये रखी है, इसे जाके पढ़ लो, हाँ, अब किसी का है ही नहीं भाई इंटरेस्ट थियोसॉफी में, तो एग्जैक्टली। वो बोलेगा कि यार आयुष ने क्या बोरिंग बुक पकड़ा दी है। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी देखनी चाहिए कहाँ पर है, चाहे वो थियोसॉफी हो, चाहे वो फिलोसॉफी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प हाँ। वो पढ़ना चाहिए। हम्म। और जो लोग मिस्टेक्स करते हैं रीडिंग करते वक्त, मैंने बहुत सी चीजें देखी है, जो लोग गलतियां करते हैं रीडिंग करते वक्त, कि मैंने कोई बुक पढ़ी, अब वो मुझे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब मैं उसे खत्म करूंगा, जब मैं मेरी दूसरी बुक पढ़ूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी जैसे कि एक फिक्शनल की बात तो चल नहीं रही, उसमें तो एक कहानी होती है, वो तो तुम्हें खत्म करनी है। हाँ। हम एक नॉन फिक्शन एक सेल्फ हेल्प बुक की बात कर रहे हैं। हम्म। आपने 50% बुक पढ़ी, अब आपके दिमाग में दो तीन ख्याल आ सकते हैं। एक कि यार ये राइटर बहुत अच्छा है, इसने बहुत तगड़ी बात करी है और मुझे बहुत सही लगी, तो आप कंटिन्यू करोगे बुक पढ़ना। हम्म। एक ये कि यार ये इसने क्या बकवास करी हुई है, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए, या ये इसने ऐसे कैसे बोल दिया। तो आपको ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको समझना भी होता है कि हाँ ये सही भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। क्योंकि बुक प्रिंट कर देने का मतलब ये नहीं होता ना कि अब ये जो बात इसने बोल दी ये सच ही है। हम्म। और आप उसका पर्सपेक्टिव समझ जाते हो पढ़ते पढ़ते एक राइटर का। 70-80%, जैसे एक बुक है रेयान हॉलिडे की, ईगो इज द एनिमी, हम्म। रेड कलर की बुक है, ध्यान नहीं रखी वरना मैं दिखाता। हम्म। वो बुक में 60% पढ़ते पढ़ते समझ गया था मैं, चैप्टर पढ़ती समझ जाता था कि हाँ अब ये बात करने वाला होगा यहाँ पे, और हम्म। वो वही बात करता था। तो अब वहां पे अब तुम छोड़ दो बुक पढ़ना, तुम उस बुक को छोड़ो और दूसरी बुक पढ़ो। और हम्म। दूसरों को कुछ लोगों को लगता है कि मैं अब ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं अब यही बुक जब तक खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी बुक नहीं खोलूंगा। तो ये भी नहीं है, आप अपना टेस्ट चेंज कर सकते हो बेसिकली। एग्जैक्टली। अब मैं कोई किसी एक चैनल को खोल के उसकी वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जब तक मैं उसकी ना सारी वीडियोस नहीं देख लेता तब तक मैं कोई दूसरा चैनल नहीं देखूं, ऐसा तो नहीं करते ना फिर तुम। बिल्कुल। तो तुम्हें वर्सेटैलिटी भी लानी पड़ेगी ना, ये भी है। हाँ, और किसी भी और नवल रविकांत को जानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, बिग फैन। हाँ, तो नवल रविकांत ने भी वाली बात बोली थी कि जितनी बुक आप पढ़ोगे उससे कई ज्यादा तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ये भी चीज मेरे तब भी समझ में आई कि हाँ ये है, लोग बुक से मैरिज कर लेते हैं, जब तक खत्म नहीं होगी ना तब हाँ। तक मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो वो नहीं होना चाहिए, वो एक मिस्टेक है लोगों की बुक पढ़ते वक्त। हम्म। हाँ, हाँ। मैंने ये रीडिंग की हैबिट कुछ एग्जैक्टली 2-3 साल पहले स्टार्ट की थी। और मेरा बुक पढ़ने का फंडा ये रहता था कि आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स बिकॉज आई वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसे व्हेन आई वाज एंटरिंग, तो मुझे कॉन्वर्सेशन सीखना था। तो जो सबसे पहली बुक मैंने पढ़ी थी वो थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और उसके बाद मैं यही मतलब डेल फंडा कार्नेगी फॉलो। की। हाँ, उसके बाद मैं यही हम्म, फंडा फॉलो करता हूँ कि इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, अगर प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है तो मैं सर्च करूंगा कि उसके ऊपर कौन सी बुक्स है, वो मैं पढ़ूंगा। और नॉट नेसेसरी कि मैं उस बुक को पूरी पढ़ूंगा। अगर मैं उसको हम्म, 50% 70% समझ, मैं समझ जाता हूँ कि आई वांट टू डू दिस थिंग, फंडा क्लियर है, मैं उस बुक को छोड़ दूंगा। और मैं ये बुक सही, ऐसे चूज। यही सही तरीका है एक्चुअली। हाँ, मैं ऐसे अगर चूज तुमने करता हूँ। बुक में से जो लेना था वो ले लिया, अब तुम उसे हाँ, छोड़ो। और वही ये रिकमेंडेशन वाला भी ये है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड रिकमेंड करता है कि भाई तुम ये बुक पढ़ो, तो मैं सुन लेता हूँ कि अच्छा भाई ये भी एक बुक है। हाँ पर मैं देखता हूँ कि डू आई नीड इट एट दिस टाइम, तो नहीं है। जैसे हाँ हाँ, एग्जैक्टली। यूएल नोआ हरारी की 3 बुक्स आई है, बताए, सेपियंस है, फिर आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सेकंड वन, कुछ डूमोस या ऐसा कुछ है, एंड थर्ड वन इज होमोडियस। हाँ, होमोडियस, एंड द थर्ड वन इज हाँ 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। तो मैंने सीधी हाँ थर्ड हाँ वाली ही पढ़ी है, 21 लेसन्स, क्योंकि आई वांटेड टू लर्न हाँ अबाउट टेक्नोलॉजी और क्या होगा फ्यूचर में। आई वाज क्यूरियस अबाउट दैट। हाँ हाँ। तो मैंने अभी भी सेपियंस नहीं पढ़ी है क्योंकि करंटली आई एम नॉट उसका इंटरेस्टेड। हाँ, इसका नाम क्या था? अ, इसके राइटर का नाम क्या यूएल है? नोआ यू। हरारी। हाँ हरारी। वो तीनों बुकें अच्छी हैं, मैंने तीनों पढ़ी हुई। तो मैं मतलब प्रोसेस बता रहा था कि मैं ऐसे देखता हूँ कि जो हम्म, भी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है और जिस चीज के बारे में मैं क्यूरियस हूँ, मैं हम्म, बेसिकली रिकमेंडेशंस पे जाता नहीं हूँ और रेकमेंड करता भी नहीं हूँ। पर सपोज अगर हाँ मेरे को पता है कि कोई टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता है और अगर मैंने पढ़ी हुई है, तभी मैं रेकमेंड करता हूँ कि हाँ ये मैंने पढ़ी है और इस बुक ने मुझे हेल्प किया है, तो ये तुम ले जाओ मेरे पास से, इट विल हेल्प यू। जैसे कि अब अगर किसी को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो अगर वो मुझसे पूछता है कि मुझे साइकोलॉजी में बुक रिकमेंड करो, हम्म। तो वो एक सही अप्रोच है। लेकिन अगर कोई हाँ। मुझसे बोलता है कि मुझे कुछ भी बुक बताओ, तो वो मेरे समझ नहीं आता। मैंने कहा यार ऐसे कैसे बता दो कुछ भी। और साइकोलॉजी की बात निकल गई तो आप बुक रिकमेंडेशंस और इफ देयर आर एनी यूट्यूब चैनल्स और अदर सोर्सेज तो आप शेयर कर दीजिए।
कि अगर इफ समवन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इनटू साइकोलॉजी तो कहाँ से स्टार्ट करे वो? साइकोलॉजी की अगर बुक्स आती हैं तो वैसे तो करिकुलम की तो मैं बताने का कोई सेंस नहीं है। हम्म। जॉर्डन पीटरसन की बुक्स पढ़ सकते हो आप, 12 रूल्स फॉर लाइफ, बियॉन्ड ऑर्डर, दोनों बुक्स। बिहेव पढ़ सकते हो आप। एक बुक है एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमेच्योर पेरेंट्स, वो ओके। पढ़ सकते हो आप। और अगर तुम्हें यूट्यूब के रिकमेंडेशन चाहिए तो सिद्धार्थ वरियर बंदा है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है आई थिंक, ओके। उनका चैनल देख सकते हो आप। हम्म। और येल यूनिवर्सिटी पे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी येल यूनिवर्सिटी यूट्यूब पे डाल देना तो एक लेक्चर्स आ जाएंगे ओके। साइकोलॉजी के, करीब 10-12, हम्म। वो पढ़ सकते हो आप। बाकी एक्चुअली फिलोसॉफी पहले, साइकोलॉजी फिलोसॉफी से निकली है। हम्म। पहले साइकोलॉजी कुछ नहीं होता था, पहले सिर्फ लोग फिलोसॉफी मानते थे। अच्छा। फिर वहां से साइकोलॉजी की ब्रांच आई, तब ये अब आगे जाके हम साइकोलॉजी बहुत तरह की होती है, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह। हम्म। सो फिलोसॉफी भी जरूरी है पढ़ना, अगर आप साइकोलॉजी में जाते हो तो फिलोसोफाइज दिस करके एक है चैनल, वो पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल। ये तो रिकमेंडेशन है। और मतलब सपोज कि आपने जैसे साइकोलॉजी पढ़ी और जब आप साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो अब आप लाइफ को क्या ज्यादा समझ पाते हो? नाउ हाउ डू यू सी लाइफ आफ्टर स्टडीइंग साइकोलॉजी? क्या चेंजेस आए? ये तो है। आ, आप लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो। आपको एक नया, कहते हो ना कि नया चश्मा मिल जाना, पहले ब्लर हम्म। दिख रहा था, हम्म। अब एक नया लेंस मिल गया, तो क्लैरिटी आ जाती है। तुम्हें तुम्हें पता लग जाता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हो सकता है। तुम्हें वो वाली एंजाइटी नहीं आती जो हेल्पलेसनेस होती है ना, कि अरे यार ये लाइफ में मेरे क्या हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम्म। ये सब चीजें इतनी स्ट्राइक नहीं करती। अब मैं ये नहीं कह रहा कि साइकोलॉजी वाला बंदा कोई परेशान ही नहीं हो सकता है या उसे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम्म। तो वो वाली बात हो गई कि कोई कैंसर का डॉक्टर है तो उसे कैंसर नहीं हो सकता, हाँ। तो ये तो वो बात हो गई। लेकिन तुम्हें जब चीजों को पता लग जाता है ना, तुम्हें हर चीज के पीछे का वाय पता लग जाता है, हम्म। तो इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती चीजें। और दूसरी सबसे और अच्छी बात कि तुम दूसरों को भी गाइड कर सकते हो अच्छे से, अगर हम्म। तुम्हें सही चीजें पता है। मतलब हाँ। अगर कोई तुमसे आता है कि यार मैं ना बहुत परेशान हूँ, तो तुम ये नहीं बोलोगे ना अरे चल कोई बात नहीं परेशान, वो तो उसे भी हम्म। पता है परेशान नहीं होना। तो ये सब चीजें जो है तुम साइकोलॉजी के थ्रू हेल्प, हम्म। दे विल हेल्प यू। हाँ, जैसे आपके फ्रेंड्स इफ दे आर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, सो यू कम टू नो व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक इट, मतलब वेयर दे आर हाँ, कमिंग तुम्हें फ्रॉम। तुम्हें समझ में, तुम्हें उन्हें समझाने में भी आसानी होती है हाँ, और कि समझने इन्हें में भी। टैकल कैसे करना है इस सिचुएशन में, और समझने में। तो हाँ। ये है। तो ये आपने जो वाई के बारे में बात की कि आपको पता चलता है कि व्हाई यू डू सर्टेन थिंग्स, तो ये चीज मेरे में कैसे आई? व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो तब आई हम्म केम आई स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाई आई डू सर्टेन थिंग्स, कि ये सारे आंसर्स मेरे को वहां से मिलने स्टार्ट हुए व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो आपका इस एंशियंट सारी जो इंडियन हम बोल सकते हैं कि प्रैक्टिसेस है, उनके बारे में मेडिटेशन, आपका क्या व्यू है? मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, इन सब प्रैक्टिसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं जो हमारी इंडिया के एंशियंट? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो, एक मिथ है, मुझे नहीं पता है कहाँ से आया, कि अब मेरा दिमाग बहुत खाली हो जाएगा और कोई थॉट नहीं आएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ। थॉट आते हैं, अगर आप शुरू में मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो इतने थॉट बहुत। आते हैं कि तुम हम्म। परेशान हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि ये तो है ही नहीं, ये मेडिटेशन नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, हाँ, आगे कुछ लोग भी ये हो सकता समझते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर है। मी। हाँ, कि ये इट्स नॉट वर्किंग। हाँ। बट वो किसी थॉट पे रुकना नहीं होता। हम्म। थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं, थॉट आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे कि ना, मैं अभी कुछ दिन पहले एवलॉन पे ही मैं वो कर रहा था सेशन। मैं हम्म। अभी नया हूँ उस पे, ऑडियंस इतनी थी नहीं, अच्छा। तो मैं वहाँ पे ब्लैंक माइंड स्टेट समझा रहा था। हम्म। ब्लैंक माइंड क्या होता है, हम्म। कि दिमाग खाली कब रहता है। अब दिमाग न्यूरोलॉजिकली थॉटलेसनेस अचीव नहीं कर सकते, हमेशा कोई ना कोई थॉट्स दिमाग में रहेंगे। हम्म। लेकिन थॉट्स का आना और उतनी ही स्पीड से चले जाना, हम्म। आना जाना टेम्पररी ब्लैंकनेस क्रिएट कर देगा। हम्म। मीन्स जैसे कि मैं एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो अब वहाँ पे मेरा दिमाग खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के। ठीक है, मेरे दिमाग में ये है कि मैं कहीं गलती ना कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, एडिशन चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। हम्म। क्योंकि मैं उस फॉर्मूले को रोक के बैठा हुआ हूँ, मैं उसे हम्म। जाने नहीं दे सकता। अभी हम्म। मेरा माइंड ब्लैंक नहीं है। अगर मैं किसी आर्ग्यूमेंट में हूँ तो मेरा माइंड ब्लैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ मैं वो सोच रहा हूँ, सामने वाला क्या बोल रहा है मैं वो सोच रहा हूँ, पूरी फाइट का कॉन्टेक्स्ट सोच रहा हूँ। हम्म। अब मैं हम्म। ब्लैंक कब हूँ? तुमने देखा होगा कि यार मेरी बहुत इससे कुछ लड़ाई हुई, मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ, हम्म। और
कुछ दिन बाद जब मैं टहल रहा था अगले दिन, तो मुझे उसके कमबैक्स याद आने लगे कि अरे यार मैं ये बोल देता उस टाइम। हाँ हाँ ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड इस टाइम पे ब्लैंक है, तो अब तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ गई। हम्म ब्लैंक स्टेट में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई बहुत देर से कोई फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बैठ के, कोई भी है, वो एसएचएम का क्वेश्चन हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है, और उसका आंसर नहीं आ रहा, तुमने बोला कि अब मैं कहता हूँ कि तुम थोड़ा इधर उधर जाओ यार, थोड़ा बाहर टहलो ये वो। हम्म और फिर तुम आके देखते हो कि तुमने यार बहुत सिली मिस्टेक करी हुई है, हो सकता है तुमने एडिशन ही गलत करा हुआ है। हम्म ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जब माइंड इतना भरा हुआ आता है ना, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है, तो हमारा माइंड ब्लैंक रहता है, तब क्रिएटिविटी और ये सब चीजें अच्छी होती है एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर पर्टिकुलरली डूइंग समथिंग और हम्म सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि मुझे कोई सॉन्ग मैं भूल गया, मैं याद कर रहा हूँ, अब मैं कितना ही उसे याद कर लूँ ना, मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मैं हम्म बहुत सारी चीजें दिमाग में सोच रहा हूँ कि सॉन्ग याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा। अब अगर मैं चला जाऊंगा और कल एक दो दिन में वो अपने आप याद आ जाएगा। हम्म तो कंसेप्ट यही है ब्लैंक माइंड का। मेडिटेशन ये वाली जो स्टेट है ना, इसे परमानेंट कर देता है। हाँ अब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या तुम तुम्हें परेशानी होगी, ये तो सब ऑब्वियसली होगा ना यार। हाँ पर वही है तो कि यू विल गेट मेडिटेशन, पावर टू फेस दोस हाँ, डिफिकल्टीज। टैकल सच सिचुएशंस। हाँ तो मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है। मैं ये चीज बता रहा था जो आपने बताई अभी, तो उससे मेरे को ये याद आया कि सपोज आप कुछ पीसीएम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तब हम्म। आपको याद नहीं आया, तो ये चीज एक आइंस्टाइन ने भी मेंशन की थी कि जब वो भी कोई इक्वेशन कर रहे हैं, अगर कुछ उनसे सॉल्व नहीं होता था तो वो स्विमिंग के हम्म। लिए जाते थे, तो वो बस हम्म। आराम से स्विमिंग करते थे और उनको वो थॉट आ जाता था। और यही एक रीजन ये है है। कि पता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोडक्टिव आइडियाज बाथरूम में आते हैं, बहुत सारे हाँ, लोगों ये को। रीजन, क्यों? ये यही रीजन है हाँ एग्जैक्टली। कि तुम कुछ इंटेंशनली अपने दिमाग पे जोर डाल के कुछ कर नहीं रहे हो। हम्म और इसलिए लोग बोलते हैं कि वॉकिंग आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ा देती है, क्योंकि तुम हाँ कुछ कर भी नहीं सकते, तुम चलते चलते खा नहीं सकते कुछ ऐसा, एग्जैक्टली। तुम कुछ इतना हैवी कुछ नहीं कर सकते। तो बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग अपनी बहुत सी मीटिंग वॉक करते हुए लेते हैं। तो मेरे लिए ये ऐसा होता था कि आई वांटेड टू फाइंड सम आंसर्स अबाउट द सिचुएशंस, तो व्हेन आई मेडिटेट आई गेट आंसर्स देन, तो उस स्टेट में मेरे पास आंसर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं आई डोंट नो, बट तब आई गेट आंसर्स। तो यही रीजन हो सकता है कि वो जो ब्लैंक स्टेट की जिसमें जिसने आपने हाँ बात हाँ। की। हाँ तो अब ये अच्छा, तो बताइए। आप आपके चैनल का नाम क्या? कॉन्फिडेंट पॉइंट ना? यस कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस पॉइंट। पॉइंट यस। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन कॉन्फिडेंस? हाँ तो मतलब देखो कि एक तो ये था कि मैंने कॉन्फिडेंस पॉइंट क्यों नाम रखा एंड व्हाई आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये चीज या। मैंने देखी थी कि आई एम नॉट, और आई हैव नॉट बीन दिस मच कॉन्फिडेंट फॉर माई एंटायर लाइफ। मेरे भी कुछ इश्यूज थे, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट देन आई स्टार्टेड एक्सपोजिंग माई सेल्फ एंड आई सॉ कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो मतलब ये चीज बहुत हेल्प कर सकती है। पहले भी नॉलेज कुछ था मेरे पास, बट आई वॉज नॉट, कह सकते हैं कि मैं उस नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट या फिर एक्सपोज नहीं कर रहा था और लोगों से शेयर नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं ये सोचता था कि व्हाट इफ अगर लोगों को पसंद नहीं आया वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट वंस आई स्टार्टेड तो कि अरे नहीं भाई, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है, पर हम कह सकते हैं कि 10 में से 8 लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो तब मैंने देखा कि इंडिया में और मेरे आसपास अपनी कॉलेज में और अपने नेबरहुड में मैंने ये चीज देखी कि लोगों के पास स्किल्स है, पर दे आर नॉट शेयरिंग इट विद अदर कॉन्फिडेंस। पीपल। हाँ तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टॉक अबाउट इट। आई आई अप्रिशिएट हाँ योर वर्क। मैंने हाँ तुम्हारी कुछ रील्स वगैरह भी देखी थी और कुछ हाँ यूट्यूब के देखे थे, मुझे अच्छा लगा। हाँ और कॉन्फिडेंस करना की। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ और कॉन्फिडेंस का मतलब मैं ये मीनिंग समझता हूँ कि यू शुड नो योर एबिलिटीज एंड देन यू शुड बी कंफर्म और यू शुड बी श्योर कि आई कैन डू वंडर्स विथ माय एबिलिटीज। तो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस में पहला पार्ट मिस कर देते हैं कि दे डू नॉट नो और दे डू नॉट इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देयर एबिलिटीज। कि सपोज अब हाँ मैंने ये इंट्रोस्पेक्ट करके डिसाइड किया है कि स्पीकिंग मेरी एक एबिलिटी है, कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये मतलब मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने अलग अलग चीजें ट्राई की और फिर उसके बाद आई केम टू नो कि अच्छा मेरे अंदर ये एबिलिटी है। जैसे आपको पता है कि आपकी साइकोलॉजी के अंदर एबिलिटी एंड यू वांट टू डू दैट, तो आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया, अलग अलग डोमेन्स एक्सप्लोर किए और अब आपको पता चला। जैसे मैंने आपको बोला कि साइकोलॉजी पे एक पॉडकास्ट करते हैं एंड यू सेड ओके, अगर कल उठ के मैं आपको बोलूंगा कि आयुष बास्केटबॉल पे करते हैं पॉडकास्ट, तो आप क्या बोलेंगे? बिकॉज इट्स नॉट योर डोमेन। तो पहले अपनी हाँ। एबिलिटी को समझिए, खोजिए कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज है, 2 4 5 या एक, इतनी एबिलिटीज हो सकती है, और फिर
कुछ लोगों में ऐसा है कि उनको पता है कि उनकी एबिलिटी है गिटार बजाना, तो मतलब बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर गिटार की कहीं पे कंपटीशन हो रही है तो वो मतलब उसमें जाएंगे, पर दे वोंट बी कॉन्फिडेंट कि दे कैन विन द कॉन्फिडेंट कंपटीशन। हम्म, बिकॉज ये चीज है ना कि हर चीज दुनिया में दो बार होती है, पहले आपके माइंड में और फिर आउटर वर्ल्ड में। तो वो है कि एटलीस्ट वो आपके माइंड में तो हो, फॉर दैट यू नीड हाँ कॉन्फिडेंस। तो मैं कॉन्फिडेंस से ये समझता हूँ कि पहले नो योर एबिलिटीज एंड देन बिलीव इन योर एबिलिटीज। दैट्स व्हाट कॉन्फिडेंस इज फॉर मी। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि साइकोलॉजी को जानने के लिए, मतलब आप अभी कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो और भी अगर हम्म, हमारे लिसनर्स में से इस चीज में इंटरेस्टेड है तो मतलब हाउ कैन दे परस्यू, कि मतलब 10th के बाद 12th के बाद क्या ऐसे कोई कोर्सेज होते हैं, ऐसे कोई रिसोर्सेज 12th अगर आप के बाद शेयर भी कर कर सकते हैं? सकते हो आप, साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हो 12th के बाद। हम्म इवन दो, अगर आप किसी में बैचलर हो हम्म किसी भी सब्जेक्ट में, हम्म तो अभी आप मास्टर्स कर सकते हो साइकोलॉजी में। बिल्कुल। अब साइकोलॉजी में बीए भी कर सकते हैं, तो आप बीएससी भी कर सकते हो। अगर आपको बीएससी करनी है साइकोलॉजी में तो एमईटी कराती है, और एक और एसजीटी है, हम्म एसजीटी करके एक इंस्टीट्यूट है, वो भी कराता है। बाकी साउथ में कोई कराता हो तो कराता हो। बीए तो बहुत इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, गवर्नमेंट भी नॉन गवर्नमेंट। अप्लाइड साइकोलॉजी वो बीए वगैरह में आ जाती है। एमएससी और बीएससी में क्लिनिकल साइकोलॉजी आती है। अगर आप सिर्फ बीए साइकोलॉजी कर रहे हो तो आप थेरेपी दे सकते हो, एक काउंसलर बन सकते हो। हम्म अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हो तो आप डिसऑर्डर्स जितने ही मैंने बताया थे, ये सब डिप्रेशन वगैरह, अगर हम्म इनके थोड़े से ज्यादा सिवियरिटी को कंट्रोल कर सकते हो, किसी को फोबिया है किसी चीज का, तो ये हम्म सब, तो ये पूरा है। हम्म। और मतलब मैं ये मानता हूँ कि डिग्री करना भी जरूरी नहीं है, अगर कोई बुक्स वगैरह से सीखना चाहते हो तो आयुष ने ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दे दिए है पहले ही, कि वो हम्म, बुक्स पढ़ के भी अगर तुम्हें यू सिर्फ कैन। अपनी क्यूरियोसिटी एक अंदर, हाँ क्योंकि डिग्री करना तो पूरा 7 साल का काम है ना, हाँ आपको हाँ 3 साल बैचलर, 2 साल मास्टर, सिर्फ तुम्हें जानने की एक वो है ना क्यूरियोसिटी की, ऐसा हम्म क्यों हो रहा है, तो हाँ उसके लिए आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। एग्जैक्टली। बाकी जो साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स या चैनल ऑनलाइन है, रिलायबल वेबसाइट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी टुडे हो गई, रिसर्च डाइजेस्ट हो गई, हम्म इन सब पे पढ़ के आप चीज़ों को देख समझ सकते हो, रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। और ऑफ कोर्स मतलब लिसनर्स आपके इंस्टा आईडी और यूट्यूब चैनल्स भी चेक करेंगे आफ्टर दिस एपिसोड। हाँ, मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लिंक डाल देना उसमें। बिल्कुल। यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड बात करते रहता हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डे टू डे लाइफ में हम हम्म फेस करते रहते हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड ना भी हो, फिलोसॉफी हो, तो वहाँ पे भी आ हाँ मतलब वही ना, मेन रीजन तो वाई है कि एक बार आप सकते वाई समझना चाहते हो तो हाँ मतलब व्हाट, तो आप अपना व्हाट एंड हाउ यू विल फिगर आउट। बट वही है ना कि साइमन सिनेक की बुक भी है स्टार्ट विथ वाई, तो वो भी मैंने पढ़ी हुई है, तो हाँ, मतलब हाँ कि समझते हैं कि वह वो वाई का क्या वाई बहुत इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ तो इसी नोट तो पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव्स ऑन थैंक यू सो मच साइकोलॉजी। फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस हाँ प्लेटफॉर्म। और जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक सब्सक्राइब का मैसेज भी डाल दीजिए। हाँ, नकुल को सब्सक्राइब करो, कॉन्फिडेंट पॉइंट को। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता है, मैंने इसकी रील्स भी देखी। वो जो शॉर्ट 30 सेकेंड में किसी बात को कन्वे करना ना, इज अ बिग डील भाई, मैं समझता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड या, नाइस टू मीट यू, ग्रेट कन्वर्सेशन। सेम हियर ब्रो।